हिमालय की तलहटी में, जहां आसमान हमेशा बादलों से ढका रहता था और सर्दियों का मौसम साल के ज्यादातर हिस्से पर हावी रहता था, एक छोटा सा गांव हिमप्रस्थ बसा हुआ था। गांव के चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां थीं और हवा इतनी ठंडी चलती थी कि पेड़ों पर एक पत्ता भी टिक नहीं पाता था। इसी बर्फीली घाटी में एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी में दयाराम नामक एक वृद्ध लकड़हारा अपनी पत्नी जशोदा के साथ रहता था। दयाराम के बाल अब सफ़ेद हो चुके थे और जशोदा भी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी बेहद भले और ईमानदार थे। इस उम्र में भी दयाराम अपनी कुल्हाड़ी उठाता, जंगल जाता और लकड़ी काटकर शहर में बेच आता। उनकी कमाई इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी, खासकर सर्दियों में जब बर्फ़ की वजह से काम करना और भी मुश्किल हो जाता था। कई बार तो उन्हें एक वक्त प्याज और रोटी खाकर या भूखे रहकर भी गुजारा करना पड़ता था। दयाराम के 7 बेटे थे। उनके नाम थे आकाश सबसे बड़ा, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह और नक्षत्र सबसे छोटा। ये सभी बेटे अपने पिता के काम में हाथ बटाते थे, लेकिन उनकी संयुक्त आय भी परिवार का पेट भरने के लिए काफी नहीं थी। एक तूफानी रात जब बर्फ तेज पड़ रही थी, सातों भाई चिंता में डूबे थे। आकाश ने दुख से कहा, अगर यही हाल रहा तो हम अपने वृद्ध माता पिता को कभी सुख नहीं दे पाएंगे और हमारा भविष्य भी अंधेरे में रहेगा। आकाश ने सुझाव दिया कि उन्हें शहर जाकर कोई बड़ा काम ढूंढना चाहिए, जहाँ अच्छी मजदूरी मिलती हो, ताकि वे गरीबी से बाहर निकल सकें। सातों भाइयों ने माता पिता के सामने शहर जाकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। दयाराम का दिल बैठा गया। उन्होंने कहा, बच्चों, तुम जानते हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी और तुम्हारी माँ की देखभाल कौन करेगा अगर तुम सब घर छोड़कर चले गए? आकाश ने तुरंत कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पिताजी। एक साथ हम सबका जाना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि पहले मैं जाऊंगा, अपनी किस्मत आजमाऊंगा। जो भी कमाऊंगा आपके चरणों में रख दूंगा, उसके बाद ही दूसरा भाई बाहर जाएगा। दयाराम और जशोदा को यह योजना पसंद आई। जशोदा ने भारी मन से आकाश को अनुमति दी। दयाराम ने प्यार से आकाश के सिर पर हाथ फेरा और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सत्य बोलना, जो भी काम मिले उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना, ईश्वर पर श्रद्धा रखना और बड़ों का आदर करना, तभी तुम सफल होगे। आकाश ने पिता के पैर छूकर वादा किया कि वह हमेशा उनकी सीख पर चलेगा। अगले दिन आकाश अपनी यात्रा के लिए तैयार हुआ। माँ ने उसके झोले में 2 सूखी रोटियां और थोड़े से प्याज बांध दिए। सब भाइयों को गले लगाकर और माता पिता के पैर छूकर वह बर्फीली घाटी से शहर की ओर निकल पड़ा। चलते चलते शाम हो गई। दूर एक पहाड़ी पर उसे एक झोंपड़ी से रोशनी दिखाई दी। उसने आवाज लगाई और झोंपड़ी से एक भली वृद्धा गंगा बाहर आई। आकाश ने आदर से उन्हें प्रणाम किया और अपने माता पिता के लिए काम ढूंढने की बात बताकर रात बिताने की अनुमति मांगी। वृद्धा गंगा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और उसकी माता पिता की सेवा की भावना की तारीफ की। उन्होंने आकाश को अंदर आने दिया, रात बिताने की जगह दी और बकरी का दूध पीने को दिया। आकाश ने अपनी रोटियां और प्याज खाकर रात बिताई। अगली सुबह गंगा ने आकाश को 2 सूखी रोटियां और प्याज बांध कर दिए और उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। पहाड़ों से उतरकर आकाश अब एक हरे भरे मैदान में आ गया था। मौसम सुहाना था। शाम होते होते वह एक पुरानी सी चक्की की दुकान, जहां आटा पीसा जाता था, के पास पहुंचा। चक्की से एक सफेद दाढ़ी वाले वृद्ध व्यक्ति विमल बाहर आए। आकाश ने उन्हें प्रणाम किया। विमल ने पूछा, क्या काम करोगे बेटा? आकाश ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मैं मेहनत करने ही घर से निकला हूँ। अगर आप मुझे कोई काम देंगे तो यह मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। विमल उसे चक्की के अंदर ले गए। वह दुकान बहुत पुरानी और जर्जर थी। ऐसा लगता था जैसे वहाँ कभी आटा पीसा ही नहीं गया है। विमल ने एक कोने में रखे 50 से 60 गेहूं के बोरों की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम इन सभी बोरों को पीसकर आटा निकाल दोगे तो मैं तुम्हें एक अच्छा काम दूंगा। इतने सारे बोरे देखकर आकाश थोड़ा डर गया, पर उसे तुरंत पिताजी के सत्य और मेहनत से काम करने के वचन याद आ गए। उसने तुरंत हाँ कर दी। विमल बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि रात हो गई है, वह सुबह काम शुरू करे। विमल ने घास का एक बिस्तर लगा दिया और थका हारा आकाश तुरंत सो गया। अगली सुबह आकाश उठा, हाथ मुंह धोया और पहला बोरा खोलकर चक्की में आटा पीसना शुरू कर दिया। उसने पिता की सीख याद रखते हुए पूरी ईमानदारी और लगन से काम किया। कुछ ही दिनों में उसने सभी बोरों को पीसकर आटे के बोरों को दीवार के सहारे जमा कर दिया। काम खत्म होने पर विमल आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए आकाश की तारीफ की। आकाश, तुम बहुत मेहनती और ईमानदार लड़के हो। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम दूंगा। विमल आकाश को एक पुराने कमरे में ले गए, जहाँ एक छोटी पुरानी मेज कोने में पड़ी थी। विमल ने मेज को कमरे के बीच में रखा और कहा, यह मेज तुम्हारी मेहनत का इनाम है। आकाश को बहुत निराशा हुई। उसने इतनी मेहनत की और बदले में मिली एक टूटी फूटी पुरानी मेज। उसने मासूमियत से पूछा, बाबा, मुझे आपका मतलब समझ नहीं आया। मुझे इसमें कोई खास बात नहीं दिखती। विमल मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिसे तुम एक साधारण मेज समझ रहे हो, यह उससे कहीं बढ़कर है। इसकी खासियत जान
जानने के लिए इसके सामने खड़े होकर कहो, मेज मुझे स्वादिष्ट भोजन कराओ, फिर देखो ये तुम्हारे लिए क्या करती है। आकाश ने तुरंत मेज के पास खड़े होकर कहा, मेज मुझे स्वादिष्ट भोजन कराओ। पलक झपकते ही वह पुरानी मेज तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से भर गई। यह देखकर आकाश चकित रह गया। उसने भरपेट भोजन किया। विमल ने कहा, यह मेज अब तुम्हारी है, इसे ध्यान से ले जाना और अपने वृद्ध माता पिता को इससे स्वादिष्ट भोजन कराना। आकाश ने विमल के पैर छूकर उनका धन्यवाद किया और जादुई मेज को कंधे पर रखकर अपने घर की ओर चल पड़ा। इतनी अद्भुत मेज पाकर आकाश खुशी से झूम उठा। वह सोच रहा था कि जब वह घर जाकर यह चमत्कारी मेज अपने परिवार को दिखाएगा तो वे कितने आश्चर्यचकित होंगे। रास्ते में शाम हो गई और उसे एक जगह एक सराय धर्मशाला दिखाई दी। आकाश सराय के मालिक के पास गया और रात बिताने की अनुमति मांगी। उसने कहा कि वह सराय में खाना नहीं खाएगा, सिर्फ रात बिताएगा और बदले में टूटे फूटे बर्तन साफ कर देगा। सराय का मालिक बलराज एक बहुत ही चतुर और लालची आदमी था, जिसकी आंखें एक मूर्ख जैसी थीं। उसने हैरानी से पूछा, तुम दूसरे शहर से मजदूरी करके आ रहे हो, पर तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं है। आकाश ने भोलेपन से पूरी बात बता दी कि कैसे उसने एक वृद्ध व्यक्ति के यहाँ बहुत मेहनत की और बदले में उसे यह मेज इनाम में मिली। बलराज ने पुरानी मेज को देखकर कहा, अरे मुझे लगता है उस बूढ़े ने तुम्हें मूर्ख बना दिया। 2 कौड़ी की यह मेज भी कोई इनाम में देने की चीज़ है? मुझे लगता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। आकाश सीधा साधा था। उसने बलराज को मेज की खासियत बता दी। बलराज को विश्वास नहीं हुआ। आकाश ने कहा, आप क्यों नहीं मानते? अभी दिखाता हूँ। आकाश ने मेज वहीं रखी और कहा, मेज मेरे लिए जल्दी से स्वादिष्ट व्यंजन लाओ। पलक झपकते ही पूरी मेज पर तरह तरह के व्यंजन सज गए। यह देखकर बलराज की मूर्ख आंखें फटी रह गईं। खाना खाने के बाद आकाश मेज लेकर अपने कमरे में सोने चला गया। मेज का कमाल देखकर बलराज की नीयत खराब हो गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर यह अद्भुत मेज हासिल करेगा। उसने तुरंत अपने कारीगर को बुलाया और ठीक वैसी ही दिखने वाली एक नकली मेज तैयार करवाई। रात के बीच में जब सारे यात्री सो रहे थे, बलराज चुपचाप आकाश के कमरे की खिड़की से अंदर कूदा। उसने आकाश की असली जादुई मेज उठाई और उसकी जगह नकली मेज रख दी। फिर वह खिड़की से वापस चला गया। अपने कमरे में जाकर बलराज ने मेज को कोने में रखा और आदेश दिया, मेज मेरे लिए तुरंत स्वादिष्ट व्यंजन लाओ। जैसे ही उसने आंख झपकी, मेज पर भांति भांति के पकवान सज गए। बलराज ने भूखे भालू की तरह सारा खाना खाया और फिर उस जादुई मेज को अपने कमरे के एक गुप्त तहखाने में छिपा दिया। सुबह मुर्गे की बांग पर आकाश उठा। उसने संतुष्टि से देखा कि उसकी मेज बगल में ही पड़ी है। वह बहुत खुश हुआ। उसने बलराज को धन्यवाद कहा और जाने की अनुमति मांगी। जाते जाते आकाश को याद आया कि उसने बर्तन साफ करने का वादा किया था। बलराज ने प्यार से कहा, कोई जरूरत नहीं बेटा, तुम इतना अच्छा लड़का हो कि मैं तुमसे रात ठहरने का किराया भी नहीं लूंगा। आकाश ने अपनी नकली मेज कंधे पर रखी और घर के लिए निकल पड़ा। वह सोच रहा था कि अब यह मेज उसके परिवार का पेट भरने के लिए काफी है। घर पहुंचने पर आकाश का जोरदार स्वागत हुआ। माता पिता और भाइयों ने उसे बहुत प्यार किया। भाइयों ने पूछा, आकाश विदेश से क्या कमा कर लाए हो? आकाश ने गर्व से कहा कि उसने पिता की सीख पर चलकर मेहनत की, लालच और बेईमानी को पास नहीं आने दिया और बदले में उसे यह मेज इनाम में मिली है। भाई और माता पिता मेज को देखकर बहुत निराश हुए। पिता ने कहा, बेटा अगर यह पुरानी मेज ही कमानी थी तो विदेश जाकर तकलीफें उठाने की क्या जरूरत थी? घर पर ही रह जाते तो अच्छा होता। आकाश ने परिवार को दुखी देखकर कहा, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। यह कोई साधारण पुरानी मेज नहीं बल्कि एक बहुत ही चमत्कारी जादुई मेज है। छोटे भाई नक्षत्र ने पूछा, जादुई मेज, क्या यह कोई जादू दिखाती है? आकाश ने बताया कि जब वह इस मेज से अच्छे पकवान बनाने को कहता है तो यह हर तरह के व्यंजन परोस देती है। यह सुनकर परिवार बहुत आश्चर्यचकित हुआ। माँ ने हैरानी से कहा, हे भगवान, यह कैसे हो सकता है? लगता है मेरे बेटे का दिमाग विदेश की यात्रा से घूम गया है। पिता ने अपना माथा पकड़ लिया। आकाश ने कहा, आप लोग चिंतित क्यों हैं? 1 मिनट रुकिए, मैं अभी दिखाता हूँ। पहले दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद होने के बाद आकाश ने आराम से मेज को बीच में रखा और आदेश दिया, मेज मेरे लिए स्वादिष्ट व्यंजन लाओ। लेकिन कुछ नहीं हुआ। आकाश ने दोबारा वही बात दोहराई, फिर भी मेज पर कुछ नहीं आया। उसने बार बार दोहराया पर कोई फायदा नहीं हुआ। यह देखकर माँ, पिताजी और भाइयों ने अपना सिर पकड़ लिया। पिता ने उदास होकर कहा, बेटा लगता है विदेश की यात्रा का तुम्हारे मन पर अच्छा असर नहीं हुआ। बेहतर होगा कि तुम आराम करो। पूरा परिवार उदासी में झोपड़ी से निकल गया। आकाश परेशान था कि आखिर मेज खाना क्यों नहीं ला रही है। परिवार ने कहा, तुम विदेश जाकर कुछ नहीं कमा पाए, अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम जंगल से लकड़ी लाओ और बाजार में बेचो। गरीब आकाश फिर से उसी पुराने रास्ते पर चलने लगा। दिन गुजरते गए और परिवार की गरीबी और भी बढ़ती गई। कुछ दिनों बाद दूसरे नंबर का बेटा पवन अपने पिता के पास गया। पवन ने कहा, पिताजी हम दिन ब दिन और गरीब होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। दयाराम ने उदास होकर कहा, बेटा अब तुम ही बताओ कि हम गरीबी से कैसे बाहर निकलें। विदेश जाकर भी कमाई नहीं होती। देखो तुम्हारे भाई आकाश का क्या हाल हुआ।
पवन ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, इस बार मैं विदेश जाऊंगा और अपनी किस्मत आजमाऊंगा। मैं वह गलती नहीं करूंगा जो मेरे भाई ने की। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पूरी ईमानदारी और बुद्धिमानी से काम करूंगा। मैं बहुत सारा धन कमा कर लाऊंगा और फिर आपको इस बुढ़ापे में काम नहीं करना पड़ेगा। माता पिता ने बहुत रोकने की कोशिश की, पर पवन नहीं माना। अनमने ढंग से उन्होंने उसे अनुमति दे दी। पवन ने अपने झोले में सूखी रोटियां और प्याज बांधे और अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ा। पवन ने बर्फ से ढके पहाड़ पार किए और मैदानी इलाके में पहुंचा। थकने पर उसे दूर एक जलता हुआ दिया दिखाई दिया। यह वही झोंपड़ी थी जहां आकाश भी रुका था, वृद्धा गंगा की झोंपड़ी। पवन ने उनसे अनुमति लेकर रात वहीं बिताई। अगली सुबह पवन अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। चलते चलते दोपहर हुई तो वह भूखा हो गया। उसने कुछ फल और शहद खाया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा, पर उसे देर तक नींद आ गई। शाम होने पर वह जागा और दुखी हुआ, क्योंकि शहर अभी भी दूर था। रात बिताने की चिंता सताने लगी। अंधेरा होने से पहले उसे दूर एक छोटा सा घर दिखा। वह घर के पास पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। बाहर एक वृद्ध व्यक्ति गंभीर आया। पवन ने रात बिताने की जगह मांगी। गंभीर उसे अंदर ले गए और चटाई पर रात गुजारने की जगह दी। अगली सुबह गंभीर ने पवन से विदेश जाने का कारण पूछा। पवन ने बताया कि वह कड़ी मेहनत करके कमाई करना और अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। गंभीर ने कहा, अगर तुम मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हें एक अच्छा काम दूंगा, जिसके बाद तुम चाहो तो विदेश जा सकते हो। पवन ने कहा, सर, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप बताइए कि मुझे क्या करना होगा। गंभीर पवन को घर के दूसरी ओर ले गए। वहाँ एक बहुत बड़ा बाग था जिसमें गिरे हुए पेड़ों का ढेर लगा था। गंभीर ने पेड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम इन गिरे हुए पेड़ों को यहाँ से साफ करके एक तरफ लगा दो। क्या तुम ये कर सकते हो? पवन ने कहा, क्यों नहीं बाबा, मैं ये काम कर दूंगा। गंभीर ठीक है कहकर चले गए और पवन ने तुरंत काम शुरू कर दिया। यह काम बहुत मुश्किल था। वहाँ बड़े बड़े पेड़ों की डालियां बिखरी पड़ी थीं। पवन ने एक बड़ी रस्सी की मदद से उन पेड़ों को खींचना और एक तरफ जमा करना शुरू किया। उसने दोपहर तक खूब मेहनत की और बिना रुके काम करता रहा। कुछ ही दिनों में उसने सभी पेड़ों को एक तरफ जमा कर दिया। काम खत्म होने पर गंभीर पवन से मिलने आए। पवन ने कहा, बाबा, मैंने सारा काम कर दिया है, अब आप मेरी मजदूरी दे दीजिए ताकि मैं घर जा सकूं। गंभीर पवन के काम से बहुत खुश हुए। वह पवन को बाग के दूसरे कोने में ले गए, जहाँ एक पुराना गधा बंधा था। गंभीर ने गधे की रस्सी खोली और पवन को पकड़ाते हुए कहा, यह लो बेटा, यह तुम्हारी मेहनत का इनाम है। गधा देखकर पवन हैरान रह गया। उसने कहा, मुझे माफ करना बाबा, क्या आप इस गधे के बदले मुझे कुछ चांदी के सिक्के दे सकते हैं? बेटा, जिसे तुम एक साधारण गधा समझ रहे हो, वह वास्तव में सोने की खान है। बाबा, मैं समझा नहीं। इसका मतलब यह है कि इस गधे में एक खास शक्ति है। अगर तुम इसके सामने एक कपड़ा बिछाकर कहो, प्यारे गधे, यह चादर सोने के सिक्कों से भर दो, तो यह तुरंत तुम्हारा आदेश मान लेगा। पवन को विश्वास नहीं हुआ। गंभीर ने कहा, ठीक है, अभी देखो। गंभीर ने जमीन पर एक कपड़ा बिछाया और गधे को आदेश दिया, प्यारे गधे, यह चादर सोने के सिक्कों से भर दो। गधा अपना मुंह ऊपर उठाकर थोड़ा खांसा और फिर अपने मुंह को चादर पर नीचे किया और उसके मुंह से सोने के सिक्कों की बरसात होने लगी। जब सिक्कों का ढेर लग गया तो गधे ने अपना मुंह बंद कर लिया। यह देखकर पवन की आंखें नम हो गईं। गंभीर ने कहा, क्यों बेटा, अब तुम्हें विश्वास हुआ? अब इस गधे की रस्सी लो और इसे घर ले जाओ। पवन ने गंभीर को प्रणाम किया और धन्यवाद कहकर गधे को लेकर घर की ओर चल पड़ा। पवन का दिल खुशी से उछल रहा था। उसे अपनी मेहनत का बड़ा इनाम मिला था। वह सोच रहा था कि अब वह घर जाकर माता पिता और भाइयों के सामने सोने का ढेर लगा देगा और वे कितने खुश होंगे। शाम को पवन उसी सराय में पहुंचा जहां आकाश भी आया था। उसने दरवाजा खटखटाया। लालची बलराज अपनी मूर्ख आंखों के साथ बाहर आया। उसने एक गरीब लड़के और मरियल से गधे को देखा और गुस्से से कहा, बाप रे, माफ करना, मैं सुबह से भीख मांगने वाले भिखारियों से तंग आ गया हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से। पवन ने कहा, सर, मैं भिखारी नहीं, यात्री हूँ। मैं आपकी सराय में रात गुजारना चाहता हूँ और मेरे पास किराया भी है। बलराज ने हंसकर कहा, किराया? क्या तुम जैसे भिखारियों के पास कभी पैसा होता है? पवन ने झोले से कुछ सोने के सिक्के निकालकर बलराज के सामने रख दिए। ये सिक्के गंभीर ने उसे चलते समय दिए थे। सोने के सिक्के देखते ही बलराज की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि टूटे बर्तन जैसे दिखने वाला यह लड़का उसे सोने के सिक्के दे सकता है। वह तुरंत बदल गया। माफ करना बेटा, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। अरे, बाहर ठंड में क्यों खड़े हो? अंदर आओ, अंदर। शाबाश, इसे अपना ही घर समझो। इस गधे को वहाँ बांध दो। पवन ने कहा, धन्यवाद सर, लेकिन मैं इस गधे को अपने पास ही रखूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, बलराज ने कहा। बलराज पवन को एक साफ सुथरे कमरे में ले गया जहाँ पवन ने गधे को बिस्तर से बांध दिया। बलराज ने चालाकी से पूछा, बेटा, तुम्हें ये सोने के सिक्के कहाँ से मिले? पवन भी आकाश की तरह भोला था। उसने गधे की जादुई शक्ति के बारे में बलराज को बता दिया। बलराज ने कहा, तुम झूठ बोल रहे होगे, क्या तुम साबित कर सकते हो? पवन भी आकाश की तरह भोला था। उसने गधे की जादुई शक्ति के बारे में बलराज को बता दिया। बलराज ने कहा,
तुम झूठ बोल रहे होगे, क्या तुम साबित कर सकते हो? पवन ने तुरंत कमरे के एक कोने में एक चादर बिछाई और आदेश दिया, प्यारे गधे, ये चादर सोने के सिक्कों से भर दो। गधे ने अपनी शक्ति दिखाई और पलक झपकते ही चादर पर सोने के सिक्कों का चमकदार ढेर लग गया। बलराज की आंखें लालच से भर गईं। उसने तुरंत ठान लिया कि वह रात को गधे को बदल देगा। उसने गुप्त रूप से एक मरियल सा दिखने वाला नकली गधा तैयार करवाया। रात के बीच जब पवन गहरी नींद में सो रहा था, बलराज चुपके से कमरे में आया। उसने असली सोने के सिक्के देने वाले गधे को खोलकर निकाल लिया और उसकी जगह नकली गधा बांध दिया। बलराज ने असली गधे को अपने गुप्त तहखाने में ले जाकर बांधा और उसे आदेश दिया। गधे ने आदेश का पालन किया और बलराज ने ढेर सारे सोने के सिक्के जमा कर लिए। सुबह होने पर पवन ने अपने गधे को देखा और संतुष्ट होकर बलराज से विदा ली। बलराज ने बड़े प्यार से उसे विदा किया। पवन खुशी खुशी घर पहुंचा। परिवार ने उसका स्वागत किया। भाई आकाश ने पूछा, पवन तुम क्या इनाम लाए हो? पवन ने गर्व से कहा, मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया और मुझे यह जादुई गधा इनाम में मिला है। पूरा परिवार, जो पहले ही आकाश की मेज के धोखे से निराश था, अब गधे को देखकर और भी उदास हो गया। पिता ने निराशा से कहा, बेटा क्या तुम्हें भी वही सपना आया जो आकाश को आया था? क्या तुम भी इसे जादुई गधा समझते हो? पवन ने तुरंत अपनी मेज के चमत्कारी होने की बात बताई। सबने पवन का मजाक उड़ाया। पवन ने कहा, आप क्यों नहीं मानते? अभी दिखाता हूँ। उसने आंगन में एक चादर बिछाई और आदेश दिया, प्यारे गधे, ये चादर सोने के सिक्कों से भर दो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। गधा बस शांत खड़ा रहा। पवन ने बार बार आदेश दिया पर गधे ने एक भी सिक्का नहीं गिराया। परिवार का दिल टूट गया। उन्होंने सोचा कि पवन भी आकाश की तरह मूर्ख बन गया है। दयाराम ने दोनों बेटों को दिलासा दिया और कहा कि अब वे दोनों फिर से लकड़ी काटने का काम करें। परिवार की गरीबी अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि कमाने वाले तो 2 थे पर खाने वाले 7। जब 2 बेटे विफल हो गए तो तीसरे बेटे अग्नि ने जाने का फैसला किया। वह अपने भाइयों जितना भोला नहीं था, बल्कि सावधान और चतुर था। उसने माता पिता से वादा किया कि वह कोई गलती नहीं करेगा और बुद्धिमानी से काम करके धन कमाएगा। माता पिता ने अनमने मन से उसे विदा किया। अग्नि ने भी आकाश और पवन के रास्ते पर यात्रा शुरू की। वह वृद्धा गंगा से मिला और रात बिताई। आगे बढ़ते हुए अग्नि एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक पहाड़ी पर बहुत सारे पत्थर बिखरे पड़े थे। वहां एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम शांतनु था मिला। शांतनु ने अग्नि से कहा, बेटा अगर तुम इन सभी पत्थरों को इस पहाड़ी से हटाकर नदी में फेंक दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अग्नि को लगा कि यह काम बहुत कठिन है, पर उसने पिता के वचन याद किए और ईमानदारी से काम शुरू कर दिया। अग्नि ने 1 हफ्ते तक बिना थके पत्थरों को एक एक करके नदी में फेंका। उसका शरीर थक चुका था पर उसका मन मजबूत था। जब काम खत्म हुआ तो शांतनु बहुत खुश हुए। शांतनु ने अग्नि को एक छोटे से कमरे में ले जाकर एक साधारण सी लकड़ी की छड़ी इनाम में दी। अग्नि भी हैरान हुआ। उसने हिम्मत करके कहा, बाबा क्या आप मुझे इसके बदले में कुछ धन दे सकते हैं? शांतनु मुस्कुराए और बोले, बेटा यह साधारण छड़ी नहीं बल्कि एक जादुई छड़ी है। जब तुम इससे कहोगे छड़ी मारो तो यह जिसे चाहो उसे जोर जोर से मारना शुरू कर देगी, और जब तुम कहोगे छड़ी रुक जाओ तो यह रुक जाएगी। अग्नि को विश्वास नहीं हुआ, पर शांतनु ने पास रखे एक पुतले पर इसका प्रदर्शन करके दिखाया। जैसे ही शांतनु ने कहा छड़ी मारो, छड़ी ने पुतले को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। छड़ी रुक जाओ कहने पर वह तुरंत रुक गई। अग्नि समझ गया कि यह छड़ी कितनी शक्तिशाली है। उसने शांतनु को धन्यवाद कहा और छड़ी लेकर घर की ओर चल पड़ा। शाम को अग्नि उसी सराय में पहुंचा। उसने बलराज से रात रुकने की अनुमति मांगी। बलराज ने लालची आंखों से देखा कि उसके पास भी सिर्फ एक साधारण छड़ी है। वह तुरंत समझ गया कि यह भी मूर्ख बनने आया है। बलराज ने वही चालाकी वाली बातें कही, लेकिन अग्नि होशियार था। उसने अपनी छड़ी का रहस्य नहीं बताया। उसने कहा कि यह छड़ी बहुत भाग्यशाली है और इसे पाकर वह बहुत खुश है। उसने सिर्फ किराया दिया और कमरे में चला गया। रात में बलराज ने सोचा कि वह छड़ी चुरा कर ले जाएगा। एक छड़ी में क्या खास बात होगी, शायद यह कोई साधारण लकड़ी होगी, पर मैं इसे चुराकर इस मूर्ख को सबक सिखाऊंगा, उसने सोचा। बलराज खिड़की से कूदकर कमरे में आया। उसने मेज और गद्दे की तरह छड़ी को बदलना चाहा। जैसे ही बलराज ने छड़ी को छुआ, अग्नि जाग गया। अग्नि ने जोर से चिल्लाकर कहा, छड़ी मारो, इस चोर को जोर जोर से मारो। छड़ी ने तुरंत हवा में घूमना शुरू कर दिया और बलराज को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। बलराज दर्द से चिल्लाने लगा। बचाओ बचाओ, बलराज चिल्लाया। अग्नि ने कहा, पहले वादा करो कि तुम मेरे भाइयों की जादुई मेज और जादुई गधा वापस कर दोगे। बलराज दर्द से कराह रहा था। उसने तुरंत वादा किया, हाँ मैं वादा करता हूँ, मेरे पास मेज और गधा दोनों हैं, मैं तुम्हें सब दे दूंगा, बस छड़ी को रोक दो। अग्नि ने आदेश दिया, छड़ी रुक जाओ। छड़ी तुरंत रुक गई। बलराज जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था। बलराज ने डरते डरते अग्नि को अपने गुप्त तहखाने में ले जाकर असली जादुई मेज और असली सोने के सिक्के देने वाला गधा वापस कर दिया।
बलराज ने डरते डरते अग्नि को अपने गुप्त तहखाने में ले जाकर असली जादुई मेज और असली सोने के सिक्के देने वाला गधा वापस कर दिया। अगली सुबह अग्नि ने बलराज से विदा ली और अपने कंधे पर जादुई मेज, हाथ में सोने के सिक्के देने वाले गधे की रस्सी और कमर में जादुई छड़ी बांधकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर परिवार के सदस्य उसे देखकर हैरान रह गए। अग्नि के साथ मेज और गधा दोनों थे। आकाश और पवन दौड़कर आगे आए। उन्होंने पूछा, अग्नि, यह मेज और गधा ये कहाँ से आए? अग्नि ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उस लालची सराय मालिक बलराज ने उन दोनों को मूर्ख बनाया था और कैसे उसने अपनी जादुई छड़ी की मदद से मेज और गधा वापस हासिल किए। आकाश और पवन अपनी मूर्खता पर शर्मिंदा थे, लेकिन वे अग्नि की बुद्धिमानी से बहुत खुश थे। पिता दयाराम ने अग्नि को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने बुद्धिमानी से काम किया और ईमानदारी का फल मिला। तुम मेरे सबसे चतुर बेटे हो। शाम को पूरा परिवार खुशी से झोपड़ी में इकट्ठा हुआ। मेज का कमाल। अग्नि ने मेज को बीच में रखा। आकाश ने आदेश दिया, मेज, हमें स्वादिष्ट भोजन कराओ। पलक झपकते ही मेज पर तरह तरह के व्यंजन सज गए। पूरे परिवार ने कई सालों बाद पेट भर के स्वादिष्ट भोजन किया। गधे का कमाल। खाना खाने के बाद पवन ने आंगन में एक चादर बिछाई। उसने आदेश दिया, प्यारे गधे, यह चादर सोने के सिक्कों से भर दो। गधे ने तुरंत सोने के सिक्कों का ढेर लगा दिया। छड़ी का कमाल। अग्नि ने छड़ी को संभाल कर रखा। परिवार समझ गया कि सुरक्षा के लिए यह छड़ी कितनी जरूरी है। जादुई मेज, गधा और छड़ी ने लकड़हारे के परिवार की गरीबी हमेशा के लिए खत्म कर दी। अब उन्हें लकड़ी काटने के लिए जंगल नहीं जाना पड़ता था। उनके पास ढेर सारे सोने के सिक्के थे, जिससे उन्होंने एक बड़ा सुंदर घर बनवाया। उन्होंने अपने गांव के सभी जरूरतमंदों की मदद की और एक स्कूल और अस्पताल भी बनवाया। दयाराम और जशोदा अब आराम से जीवन जीते थे और सातों बेटे हमेशा साथ रहते थे। दयाराम हमेशा अपने बेटों को यही सिखाते थे कि सत्य, ईमानदारी और बुद्धिमानी के साथ मेहनत करने पर भगवान हमेशा इनाम देता है। अग्नि की बुद्धिमानी से परिवार को मेज और गधा वापस मिल गए थे, लेकिन दयाराम के 7 बेटे थे और परिवार की गरीबी का लंबा संघर्ष अभी भी सबके मन में था। सारे भाई जानते थे कि असली खुशी तब मिलेगी जब हर भाई अपनी मेहनत से कुछ मूल्यवान कमाएगा। अब चौथे बेटे जल की बारी थी। जल स्वभाव से शांत, विचारशील और बहुत जिज्ञासु था। उसने देखा था कि उसके भाइयों को जादुई वस्तुएं तो मिली, पर वे धोखे का शिकार भी हुए। उसने मन में ठान लिया कि वह न केवल मेहनत करेगा, बल्कि सीखने और समझने पर भी ध्यान देगा। जल ने अपने माता पिता के पैर छुए। दयाराम ने अब उसे रोकने की कोशिश नहीं की, पर सिर्फ इतना कहा, बेटा, मेहनत से पहले सोच विचार को रखना। अपनी चीज का रहस्य किसी को मत बताना। जल ने अपने झोले में माँ की दी हुई रोटियां और प्याज बांधे और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जल ने अपने भाइयों के परिचित रास्तों से सफर शुरू किया, लेकिन वह ज्यादा समय तक वहां नहीं रुका। वह जानता था कि लालची बलराज अब सतर्क होगा। चलते चलते एक दिन वह एक हरे भरे गांव के किनारे पहुंचा। वहां एक पुराना कुआं था, जिसके पास एक वृद्ध किसान देवराज बैठा था। देवराज बहुत उदास दिख रहे थे। जल ने उनसे आदर से पूछा, बाबा, आप इतने दुखी क्यों हैं? देवराज ने बताया कि उनकी खेती की जमीन उपजाऊ तो है, पर उन्हें पानी निकालने में बहुत परेशानी होती है। कुआं गहरा है और बूढ़े होने के कारण वह अकेले पानी नहीं खींच पाते, जिससे उनकी फसल सूख रही है। जल ने तुरंत कहा, बाबा, मैं एक जवान लड़का हूँ, आप मुझे रहने की जगह दें और मैं आपके लिए पानी खींचने का काम करूंगा। देवराज को एक जवान मजबूत साथी मिल गया। जल ने उस रात कुएं के पास ही विश्राम किया। अगले कई दिनों तक जल ने किसान देवराज के लिए कुएं से पानी निकालने का बेहद कठिन काम किया। उसका शरीर थक जाता था, पर उसने शिकायत नहीं की। उसने बड़े बड़े बर्तन भर भर कर पूरे खेत को सींचा। जल की मेहनत से देवराज बहुत खुश हुए। कुछ ही हफ्तों में खेत फिर से हरे भरे हो गए। देवराज ने जल को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुमने मेरी सूखी जमीन को फिर से जीवन दे दिया। मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम दूंगा। देवराज जल को अपने छोटे से घर में ले गए और एक कोने में रखा पुराना धूल भरा लकड़ी का बक्सा दिखाया। ये बक्सा लो जल, ये तुम्हारी ईमानदारी और कड़ी मेहनत का फल है। जल ने उस साधारण से बक्से को देखा और मन में सोचा, पहले आकाश को मेज मिली, फिर पवन को गधा और अब मुझे यह लकड़ी का बक्सा। ये सब चीजें बाहर से साधारण हैं, पर इनमें कुछ खास जरूर है। जल ने विनम्रता से बक्सा स्वीकार किया और पूछा, बाबा, इस बक्से में क्या खास बात है? देवराज मुस्कुराए और बोले, यह कोई साधारण बक्सा नहीं बेटा, ये एक इच्छा पूर्ति बक्सा, द विशिंग बॉक्स है। जब तुम इसे खोलकर अपनी कोई छोटी सी इच्छा कहोगे तो यह उसे तुरंत पूरा कर देगा, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर ही और ईमानदारी से करना। जल को आश्चर्य हुआ। देवराज ने बक्सा खोला और उसमें देखते हुए कहा, काश मेरे पास एक मीठा आम होता। पलक झपकते ही बक्से के अंदर एक ताजा रसीला आम दिखाई दिया। जल की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने देवराज के पैर छुए और अपना इच्छा पूर्ति बक्सा लेकर घर की ओर निकल पड़ा। चलते चलते जल भी उसी सराय के पास पहुंचा। वह जानता था कि बलराज यहीं है और उसके भाइयों को धोखा दे चुका है। जल ने ठान लिया कि वह अपनी चीज को बचाएगा। वह बलराज के पास गया और साफ साफ कहा, सर, मैं रात यहाँ रुकना चाहता हूँ, मेरे पास किराया है, और हाँ,
मेरे बड़े भाई अग्नि की वजह से मुझे पता है कि आप मेरे 2 भाइयों को मूर्ख बना चुके हैं और उन्होंने यहाँ से अपनी जादुई मेज और गधा वापस ले लिया है। बलराज, जो अग्नि की छड़ी से बुरी तरह पिटा था, डर से कांप गया। उसने जल को ध्यान से देखा और छड़ी की बात सुनकर कांपते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं अब शरीफ हो गया हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों को उनकी चीजें वापस कर दी हैं। अब मैं किसी को धोखा नहीं देता। जल ने कहा, ठीक है, मैं रात यहीं रुकूंगा, लेकिन अपनी इस बक्से को मैं अपने पास रखूंगा। ये मुझे बहुत प्रिय है। बलराज ने बक्से को देखा। एक लकड़ी का बक्सा, ये क्या जादुई होगा। शायद यह लड़का मुझे छड़ी वाले भाई का डर दिखा रहा है। बलराज ने लालच को दबाकर सोचा कि इस बार वह जबरदस्ती नहीं बल्कि चालाकी से काम लेगा। रात को जब जल सो रहा था, बलराज चुपके से कमरे में आया। उसने जल के बक्से को चुराना चाहा। तभी जल अचानक उठ बैठा। वह सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। जल ने बक्सा उठाया और जल्दी से खोलकर कहा, काश यह बक्सा जोर से शोर मचाए और सराय के सभी लोगों को जगा दे। बक्से ने तुरंत एक तेज अलार्म जैसा शोर मचाना शुरू कर दिया। बलराज घबरा गया। वह अलार्म इतना जोरदार था कि सराय के सभी यात्री जागकर अपने कमरे से बाहर निकलने लगे। बलराज डर गया कि वह पकड़ा जाएगा। वह जल के सामने घुटनों पर बैठ गया और फुसफुसाया, माफ करना बेटा, मैं तुम्हारी चीज नहीं चुराऊंगा, बस इसे चुप कराओ। जल ने तुरंत आदेश दिया, काश ये बक्सा अब चुप हो जाए। बक्सा तुरंत शांत हो गया। जल ने कहा, देखो बलराज, मेरी छड़ी वाला भाई भी यहीं कहीं आसपास है। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं उसे बुलाऊंगा। ये बक्सा मुझे किसी भी खतरे से आगाह करता है। अब तुम जाओ और ईमानदारी से अपना काम करो। बलराज बुरी तरह डर चुका था। उसने जल से माफी मांगी और वहां से चला गया। अगली सुबह जल अपने इच्छा पूर्ति बक्से के साथ सुरक्षित घर पहुंचा। घर पर उसका जोरदार स्वागत हुआ। जल ने बक्सा दिखाया। परिवार ने फिर संदेह किया, सिर्फ एक बक्सा। जल मुस्कुराया। उसने बक्सा खोला और कहा, काश हम सबके लिए एक गिलास ताजा ठंडा पानी हो। पलक झपकते ही बक्से के अंदर 7 गिलास ठंडे पानी से भरे हुए थे। फिर उसने कहा, काश मेरे बूढ़े पिता के लिए एक जोड़ी आरामदायक जूते हों। बक्से में चमड़े के आरामदायक जूते दिखाई दिए। जल का उपहार उसके भाइयों से अलग था। यह तत्काल धन या भोजन नहीं देता था, बल्कि छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करता था, जिससे परिवार की जिंदगी आसान हो गई। अब उनके पास मेज, भोजन जिससे स्वादिष्ट खाना मिलता था, गधा, धन जिससे जरूरत पड़ने पर सोने के सिक्के मिलते थे, छड़ी, सुरक्षा जिससे किसी भी दुश्मन या धोखेबाज से बचाव होता था, बक्सा, सुविधा जिससे छोटी छोटी जरूरतें, पानी, कपड़े, औजार तुरंत पूरी हो जाती थीं। दयाराम ने जल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, जल, तुमने समझदारी से काम किया। तुमने सबसे ज्यादा चीजों की बचत की और अपने उपहार को भी सुरक्षित रखा। इस प्रकार 7 भाइयों में से 4 ने सफलता हासिल कर ली थी।